होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने एक और जहाज एमटी लाफीन पर हमला किया है। इंजन रूम पर फायर करके जहाज को रोका गया। अमेरिकी हमले में इंजन रूम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने एक और जहाज पर हमला किया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंजन रूम पर फायर करके जहाज को रोका गया है। अमेरिकी हमले में इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है यह जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं सेंटकॉम ने अमेरिकी हमले की पुष्टि भी की है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि 4 बार नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास हुआ है। सेंटकॉम का यह भी दावा कि चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, तो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में हमला किया गया। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि 4 बार नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास किया गया और चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद हमले किए गए। तो 2 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ आपके सामने। एक शिप पर अमेरिका ने हमला किया, जिसको लेकर सेंटकॉम की तरफ से बयान भी आया। इंजन रूम पर हमले से जहाज को रोका गया है। इतना ही नहीं, हमले में शिप के इंजन रूम को भारी नुकसान। सेंटकॉम ने अमेरिकी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि नाकेबंदी तोड़ने का प्रयास किया गया था। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में हमला किया गया है। कई बार समझाने की कोशिश, चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद हमला किया गया। सेंटकॉम का दावा, एक शिप पर अमेरिका ने हमला किया है और भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का दावा। ईरानी समुद्री इलाके में एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ है। मोजाम्बिक के झंडे वाला टैंकर दिशा पर हुआ है हमला। आईआरजीसी का दावा, अमेरिकी हमले में 2 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। तो ये देखिए आप, हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये टैंकर, इस पर हमला हुआ। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान का दावा। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, इसको लेकर कहा गया है मोजाम्बिक के झंडे वाला ये हमला था। और आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिकी हमले में इस टैंकर पर मौजूद 2 जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी मौत हुई। तो दिशा जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिशा जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। भारतीय दूतावास ने हमले की पुष्टि की है। सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, हमला हुआ, इस हमले के बाद धुएं का गुबार नजर आया। यूएस हमले में 2 क्रू मेंबर की मौत की खबर है। अमेरिका के हमले पर ईरान का दावा। दिशा जहाज पर 28 क्रू मेंबर मौजूद थे। हमले के बाद सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। समुद्री इलाके में एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ, ये पहली तस्वीर उसकी आप देख रहे हैं। दूसरी, भारतीय दूतावास ने हमले की पुष्टि की है। इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो होर्मुज का विनाशक संग्राम, अमेरिका का बारूदी प्रहार। किस जहाज पर हमला हुआ, पहले आप ये जानिए। एलपीजी टैंकर एमटी लाफीन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। टैंकर दिशा पर भी हमला किया गया। हमला क्यों किया गया? जहाज ने अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ा, जो अमेरिकी ब्लॉकेड है। कितना नुकसान पहुंचा है? इंजन रूम पर फायर किया गया, जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया। ईरान का क्या दावा है कि 2 मिसाइलें दागी गई अमेरिका की तरफ से। 2 चालक दल की मौत हुई है। भारतीय सुरक्षित है, यह कहा गया है। टैंकर पर सवार सभी जो 28 भारतीय हैं, वो सभी सुरक्षित हैं, यह कहा गया है बयान में। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनीष, अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ धमकी, बल्कि ईरान और अमेरिका की तरफ से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से अब सर्वनाश की बात कही जा रही है, गतिरोध एक बना हुआ है होर्मुज को लेकर, किस तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी जहाज पर चाहे हमला ईरान करे, अमेरिका करे या ब्लैक सी में रूस करे, चपेट में भारतीय ही आ रहे हैं। हाँ। उसकी वजह है कि इस प्रोफेशन में सबसे अधिक संख्या में जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय ही हैं। और इसलिए आप देखिए कि जब अमेरिका ने हमला किया तो उस जहाज में भी काफी संख्या में भारतीय जहाजकर्मी मौजूद थे। जब ईरान का हमला होता है तब भी भारतीय ही मारे जाते हैं। और पिछले दिनों जब ब्लैक सी में जब हमला हुआ रूस की तरफ से यूक्रेन के पोर्ट पर, तो उस वक्त भी भारतीय मारे गए। तो भारत सरकार की और भारत के लोगों की चिंता अब इस जंग को लेकर काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, अमेरिका और ईरान दोनों अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 14 दिन बीत चुके हैं, रोजाना दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं।
बस अंतर यह है कि इस बार पॉलिटिकल माहौल वैसा नहीं है जैसा फरवरी मार्च में था, लेकिन युद्ध की इंटेंसिटी कहीं से कम नहीं है। और अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हमला कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो दोनों बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये हमला किया तो फिर जिस सर्वनाश की बात आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि फिर ईरान ने कहा कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और जवाबी कार्रवाई के तहत हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा। बस इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान कब हमला करेगा, जो लग रहा है कि मंगलवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद वो कोई भी दिन हो सकता है। बिल्कुल, वो देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, आशंका तो ऐसी ही बनती दिखाई दे रही। मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर बता देते हैं दर्शकों को। दक्षिणी ईरान के सिरिक पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया है और हमले के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तो दक्षिणी ईरान के सिरिक पर अमेरिकी हमले की खबर है और इस हमले में अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी इससे जुड़ी कुछ आपको दिखा रहे हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, सवाल तो यही है कि इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पैटर्न भी चेंज देखने को मिल रहा है। अमेरिका के पैटर्न की बात करें सर, उससे पहले ईरान के पैटर्न पर बात कर लेते हैं। ईरान ने भी अब मल्टीपल अटैक बढ़ा दिए हैं। जिन खाड़ी देशों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, हमले किए जा रहे हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कहां से हमले हो रहे हैं, कहां से हमले रोकने हैं और आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसे कैसे देखा जा सकता है और शायद इसी वजह से ईरान अभी तक टिका हुआ है। I lost your voice. पीके श्रीवास्तव सर, मैं ये आपसे पूछ रही हूं, क्या ईरान ने स्ट्रैटेजी बदली है इस दौरान, तभी वो इतना लंबा इस युद्ध में टिका हुआ दिख रहा है? मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से सर। प्रगति, अगेन योर वॉइस इज गॉन। सर आपके पास लौटेंगे, मैं टीम से कहती हूँ कि वो आपकी आवाज एक बार चेक करें। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर। जी सर। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है और अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि इंटेंसिटी इस युद्ध की और बढ़ने वाली है। और देखिए प्रगति, पहली बात, जो दोनों देशों की स्ट्रैटेजी है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, क्योंकि इसका जवाब उसी से आ जाएगा। अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो उन्होंने ईरान के ऊपर काउंटर ब्लॉकेड लगा दिया है, वो हम सबको पता है, और दूसरा जो ये पिछले 14 दिन से रेगुलर टारगेटिंग हो रही है सेंटकॉम द्वारा, उसका बेसिक मुद्दा है कि ये जो पूरा सदर्न कोस्ट लाइन है उसको डोमिनेट करना और वहां पर जितने भी इनके रडार्स हैं या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या बोट्स हैं या जो भी है, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो कहने का मतलब है उस इलाके की सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कर रहे हैं, जिससे बाद में शिपिंग खुल जाए। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। ईरान की स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि उसके पास सबसे बड़ा लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और साथ में अगर उसके पास लगातार बॉम्बिंग होती है तो जाहिर है कि उसके पास सब ऑप्शन खुले हुए हैं। जितने भी खाड़ी देश हैं या जॉर्डन है, इनके ऊपर अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर सकता है। उसकी भी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अब सवाल उठता है ये किस दिशा की तरफ ये जाने वाला है। देखिए, मेरे को लगता है कि अभी एक और एंट्री हो चुकी है, वो है हुतीस की। और आपको पता है कि बाबल मंदिर स्टेट में जहां 16% वर्ल्ड ट्रेड होता है, उसको भी अब ब्लॉक कर दिया गया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह साफ कर दिया है कि अगर इसके बाद सऊदी अरेबिया की किसी भी शिप पे डैमेज होता है तो उसका परिणाम इसको ईरान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके सरोगेट हैं या प्रॉक्सी है। और शामिल ये हुतीस के ऊपर भी अमेरिका अटैक कर सकता है। तो ये एनलार्ज होता जा रहा है ये युद्ध। और बिल्कुल, यानी मैसेज सर, ये जो युद्ध है वो और ज्यादा विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा, और इस पर भी चर्चा करेंगे। जो IRGC की तरफ से तमाम जो खाड़ी देश, उन सबको वार्निंग दी गई है कि आने वाले वक्त में और भी बड़े हमलों के लिए तैयार हो जाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। लाल सागर में सऊदी के जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद सऊदी के जहाज में आग लग गई। सऊदी के जहाज NCC मासा को नुकसान पहुंचा। सऊदी ने कहा जहाज के क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तो ये देखिए, हमले के बाद सऊदी के जहाज का क्या हाल है और यह हमला कहां हुआ है, यह समझना होगा। यह लाल सागर में हुआ है, जहां हूती विद्रोही एक्टिव है।
बढ़ते आगे और हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी मिसाइल हमले से बहरीन दहला है। बहरीन ने मिसाइल हमले की पुष्टि भी की है और हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि ये पहला हमला नहीं है, इसी तरह से अलग अलग खाड़ी देशों में हमले किए जा रहे हैं। बहरीन ने मिसाइल हमले की पुष्टि भी की है। ईरानी मिसाइल हमले में बहरीन दहला है। तो कभी फिफ्थ फ्लीट पर हमले किए जा रहे हैं, तो यूएस अड्डों पर लगातार ईरान के टारगेट देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। बहरीन में 3 धमाके की आवाज सुनी गई है। एक बार फिर से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाने पर लिया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और बहरीन में हुए हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बहरीन में एयर रेड सायरन इसके बाद बज रहे हैं। लोगों के बीच काफी तनाव है, हड़कंप मचा हुआ है, लोग पैनिक में हैं। बहरीन गृह मंत्रालय के लोगों से अपील भी सामने आई है, नजदीकी जो भी सुरक्षित जगह मिले वहां पर आप चले जाइए, यह कह दिया गया है। तो हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान की तरफ से, और इसके बाद लोगों में बहरीन के अंदर बहुत ज्यादा दहशत है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, बहरीन में मिसाइल हमला हुआ है और बाकायदा इस हमले की पुष्टि की गई है। मिसाइल जहां पर गिरी, ये देखिए आप, मिसाइल से हमला, और मिसाइल आती हुई आपको नजर भी आएगी। यूएस ईरान तनाव के बीच खाड़ी में हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील कि तुरंत जो भी सुरक्षित जगह है वहां पर लोग अभी फिलहाल चले जाएं। की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से बारूदी प्रहार लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ईरान ने बहरीन पर मिसाइल हमला किया है। हमले के बाद बहरीन में एयर रेड सायरन भी बजे हैं। एमएचए ने लोगों को शेल्टर में जाने के लिए भी कहा है। इधर बहरीन में सुरक्षा अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। यूएस सैन्य ठिकानों पर और हमले की आशंका भी देखने को मिल रही है। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं सैन्य ठिकानों पर, और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हमले हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि ईरान उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो ना इजराइल को अच्छी लगेगी ना खाड़ी देशों को अच्छी लगेगी, क्योंकि खाड़ी देश तो हमले भी झेल रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से खाड़ी देशों पर, खासकर बहरीन पर अटैक हो रहे हैं, वो तो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन फिर वही बात है कि बहरीन को किसी समय ये इस बात का गुमान था कि उसके यहाँ 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और आज वही 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि लगातार उसी पर अटैक हो रहे हैं। हाँ, ये भी आश्चर्यजनक है कि खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पर ईरान के मिसाइल बहुत हद तक जो है सो टारगेट को अचीव करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर्याप्त संख्या में या तो एयर डिफेंस नहीं लगाए हैं, या फिर जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चूंकि डिस्टेंस कम है और ईरान के जो सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अमेरिकन और जो ब्रिटिश जो ज्वाइंट एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भेदने में कामयाब हो रहे हैं। तो दोनों ही हालत में ये चिंता बहरीन, कुवैत जैसे देशों के लिए है, और अमेरिका को इसका तोड़ निकालना पड़ेगा अगर इस युद्ध में वो अलग स्केल पर जाते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर उन्होंने इंटेंसिटी आगे और ज़्यादा इंटेंसिव किया इस वॉर को, तो ईरान भी बहरीन पर ज़्यादा बड़े हमले करेगा, और हो सकता है कि अमेरिकन बेसिस के अलावा वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक को भी शुरू कर दे। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है तो क्या जो खाड़ी के देश हैं वो भी पलटवार करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। आएंगे इस पर। एक और बड़ी खबर, पश्चिम एशिया के 7 देशों को IRGC की तरफ से चेतावनी। अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने की अपील की गई है। अमेरिकी होटल, बैंक, कंपनियों से दूर रहने के लिए कह दिया गया है। ट्रंप परिवार से जुड़ी संपत्तियों से भी दूर रहने की अपील, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अब ना सिर्फ अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर है, बल्कि जो भी एसेट्स हैं अमेरिका से जुड़े हुए खाड़ी देशों में, उन सब से दूर रहना होगा, क्योंकि अब उनका नंबर है, ऐसा लग रहा है IRGC की इस वार्निंग में। तो ईरान का बदला अभी बाकी है। IRGC की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है, ये एक एक कर आपको बताते हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहें लोग, अमेरिकी होटल और बैंकों से दूरी बनाएं, और अमेरिकी कंपनियों से भी दूरी की अपील है। बिल्कुल, और इसके अलावा ट्रंप परिवार से जुड़ी संपत्तियां भी टारगेट पर है।
किन देशों को चेतावनी दी गई है? खास तौर पर देखिए खाड़ी के ये देश हैं यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया। अब आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल। सवाल ये कि ईरान मिसाइल ड्रोन अटैक करेगा क्या? अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ जाएगा, ये भी सवाल। बिल्कुल। और पीके श्रीवास्तव सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, अगर आवाज आपको मिल पा रही है तो एक बात बताइए, अभी मनीष इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो जो सैन्य अड्डे, जो मिलिट्री ठिकाने अमेरिका के, वहां पर अटैक हो रहा है। लेकिन अब ईरान ने बोल दिया है कि जो भी अमेरिकन एसेट हो वहां पर, भले वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, वहां पर हमला किया जाएगा। तो ये हालात कितने खराब कर सकते हैं फिर? करना जिस तरह के हमले और वार प्रतिवार हो रहा है उसको देखते हुए ये साफ जाहिर है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, क्योंकि ईरान को पता है कि वो डायरेक्ट एंगेजमेंट यूएस फोर्सेस के साथ नहीं कर सकता है और उसको अगर चोट पहुंचानी है किसी तरीके से तो वो चोट आएगी फाइनेंशियल जो डिसरप्शन होगा पूरे वर्ल्ड में उससे आएगी। और ट्रंप को अभी सामना करना है इलेक्शंस का नवंबर में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जो मनीष बता रहे थे कि जिस तरह की वहाँ एयर डिफेंस की व्यवस्था थी उसमें मैं एक बात जोड़ दूं, वो व्यवस्था थी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट, और इस तरह के ड्रोन्स से बचने की वहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जितने शायद ड्रोन्स हैं जो अब एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं वो सारे के सारे पेनिट्रेट करने में बहुत सारे सक्षम हैं। और जहां तक सवाल है यूएस बेसिस का, जीसीसी कंट्रीज में जितने वहां बहुत नुकसान हुआ है, और एक अमेजॉन सेंटर को भी उन्होंने अटैक किया है, डेटा सेंटर को। उसका रीजन ये था कि वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे, ये उनकी इंटेलिजेंस थी। उन्होंने अपने हमलों में बहरीन में, जॉर्डन में एक सीआईए के जो सेफ हाउस है उसको भी अटैक कर दिया है। तो अपने आप में ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ये इंटेलिजेंस कहाँ से मिलती है। जो सीआईए के सेफ हाउसेज होते हैं उनकी इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं होती है। नाटो कंट्रीज से जो अलाइड कंट्रीज है उनके पास भी नहीं होती है। तो इसका मतलब किसी तरीके से इंटेलिजेंस भी पहुंच रही है और वेपन रिपेयर्स और वेपन प्रोडक्शन की फैसिलिटी भी अभी कायम है। इसका मतलब ईरान में सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अभी है, और ये बात समझनी पड़ेगी। शायद इसी के ऊपर जितनी आज वो चल रही है, जितनी मंत्रणा चल रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, वो इस बात को लेके कर रहे हैं। एक खास बात और है, एक बात जो बहुत चल रही है वो ये है कि जो कहते हैं कि इस बार अगर हम हमले करेंगे तो इतना पनिशमेंट होना चाहिए कि ईरान जो है वो टेबल पर आ जाए। इसका मतलब एक तरीके से सरेंडर करे, और ये उन्हें अगर करना पड़ेगा जिसकी चेतावनी और जिसकी धमकी दी जा रही है, वो उस धमकी में अब किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एसेट्स वहां इकट्ठा हो गए हैं। अगर आप देखें वहां एसेट्स जो हैं, चाहे वो मैरीटाइम एसेट्स हो, चाहे वो आपके एयर एसेट्स हो, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन ईरान एक ऐसा देश नहीं है जहां पर सिर्फ एयर कैंपेन से आप उसको जीत सकते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स जो कर रहे हैं सदर्न पार्ट का, ये आपने बड़ी बात कही है पीके श्रीवास्तव सर, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो क्या अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, और क्या ऐसे में अमेरिका जो कुर्द फोर्सेस है उनको एक्टिव करेगा, इस पर हम बात करें। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सर, और ट्रंप का बड़े हमले की संभावना से इनकार नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। तनाव के बीच सैन्य कार्रवाई की अटकलें तेज है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी है। क्या ये बड़ा हमला जो फरवरी मार्च में हो उससे भी बड़ा होगा? बीते 2 हफ्ते से जो हमले हो रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा? आखिर क्या इशारा, इंडिकेशन क्या दे रहे हैं? ट्रंप सिग्नल का इंतजार है। अब क्या कहा गया है? ईरान के साथ बातचीत जारी है, शायद निर्णायक मोड़ आए या ना आए। अब संदेश क्या है ये भी आप समझिए। संदेश ये कि अमेरिका भी बातचीत का रास्ता खुला रख रहा है। सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी पूरी तरह खत्म नहीं है और ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी जारी है, ये भी देखने को मिल रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जल्द ही बहुत बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि जिस तरीके से अमेरिका अब आउटडेटेड PAC-2 मिसाइलों का सहारा ले रहा है, इस जंग को लंबी खींचने की तैयारी है। इसी वजह से अब आउटडेटेड मिसाइलों का सहारा लिया जा रहा है। कहां पैट्रियट का इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका। और देखिए प्रगति, साफ बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो रोज बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देते हैं जी। लेकिन मैं बोलूंगा ईरान के अंदर एक कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी उनकी एक बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है। 2 लेवरेज के अलावा, 2 लेवरेज आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये गल्फ स्टेट्स के ऊपर टारगेटिंग। लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो स्टेइंग पावर है वो है इनकी
मिसाइल्स और जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स और ये ड्रोन्स की क्षमता है, वो सबसे बड़ा उनकी ताकत है। और वही अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये बात हो रही है, ये बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा हमला करेंगे। हमला क्या हो सकता है? देखिए, पहले भी जो 40 दिन की युद्ध हुआ था उसमें भी बड़े बड़े हमले हुए थे। ठीक है, टॉप लीडरशिप खत्म हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा हमला मैं ये बोलूंगा वो माना जाएगा जब इनकी तमाम मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी, खासकर जो अंडरग्राउंड है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास B-1 बॉम्बर्स जो बेसिस अभी दिए हैं यूके ने, वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो टोटल क्षमता है कैरिंग पेलोड की वो ज्यादा है B-2 बॉम्बर से भी। लेकिन इसकी ओनली प्रॉब्लम है ये डिटेक्ट हो सकते हैं, ये रडार स्टेल्थ प्रूफ नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि ये ओल्ड वेपन सिस्टम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लड़ाई देखिए लंबी चलेगी। बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि पहले B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, हमने देखा था न्यूक्लियर साइट्स पर बीते साल जो हमला किया गया, लेकिन इस बार तैयारी B-1 से है और ये और भी ज्यादा घातक और शक्तिशाली हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है मनीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्ट्रेट कि क्या जो पीके श्रीवास्तव सर की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि अगर बड़ा हमला करना है, अगर इस युद्ध को डिसाइसिव मोड पर लाना है, कंक्लूजन पर लाना है, तो सिर्फ हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा, तो क्या तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है? इंडिकेशन ये है क्या ट्रंप का? ये बात तो सही है और इसकी संभावना भी है, और ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि कम से कम खर्ग आइलैंड में वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा अमेरिका को भी, अगर वो ऐसा डेयर करना भी चाहते हैं। मतलब अगर वो, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा दुस्साहस होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। अब इतना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास बचा नहीं है। अच्छा। और जो दूसरी बात है कि ईरानियन फोर्स में IRGC के पास केवल मिसाइल और ड्रोन ही नहीं है, 1.5 लाख के करीब ट्रेंड सोल्जर्स भी हैं। तो क्या अमेरिका तैयार है कि एक बड़ी संख्या में वो अमेरिकन ट्रूप्स की कैजुअलिटी को बेयर कर सके इस वक्त? क्योंकि देखिए लगभग 100 से अधिक सैनिक घायल हो चुके हैं, 5 सैनिक इस राउंड में 2 हफ्ते की लड़ाई में मारे गए हैं, और अभी तक ईरान के साथ जंग में 18 सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड अटैक की बात करते हैं तो फिर ये संख्या डबल डिजिट में नहीं होगी, ये संख्या ट्रिपल डिजिट में हो सकती है और 4 डिजिट में भी जा सकती है। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इसको सह सकते हैं पॉलिटिकली? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। जो दूसरी बात मुझे दिख रही है कि अभी फिलहाल अमेरिका की कोशिश होगी कि जो लड़ाई वो अकेले लड़ रहे थे, अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बदल गए हैं, तो वो ब्रिटेन को आगे करके कहेंगे चलो फिर से एक कॉलिशन अलायंस बनाते हैं और इस बार चलते हैं, सब मिलकर लड़ते हैं, ताकि जो लड़ाई है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़े और पॉलिटिकल नैरेटिव भी तैयार हो कि ये जंग ईरान वर्सेस वेस्ट की है, ना कि ईरान वर्सेस अमेरिका की है। तो आने वाले दिनों में ट्रंप अभी कुछ नए साथी लाएंगे ताकि नाटो के छतरी के नीचे ये लड़ाई लड़ी जा सके। बिल्कुल। और उस तरफ अब काम भी किया जा रहा है, जिस तरीके से नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा भी सामने आया है। सऊदी अरब को लेकर क्या दावा किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से? सऊदी अरब जल्द अब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होगा, बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा ईरान अब बड़ी ताकत नहीं रहा, इसलिए रास्ता साफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सऊदी को नागरिक परमाणु कार्यक्रम की अनुमति। ट्रंप ने यह भी कहा यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा सऊदी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी इंटेलिजेंस का चौंकाने वाला दावा आया है। परमाणु कार्यक्रम पर मुस्तफा खामनेई का ज्यादा आक्रामक रुख है। ईरानी लीडरशिप न्यूक्लियर वेपन क्षमता बढ़ाने की कोशिश अब कर रहा है। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से यह कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर मुस्तफा खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई से कहीं ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा एग्रेसिव है। तो क्या इंडिकेशन यह है अमेरिकी इंटेलिजेंस का कि अब ईरान गंभीरता के साथ न्यूक्लियर वेपन की तरफ सोच विचार कर रहा है? क्या उस तरफ बढ़ सकता है? तो ईरान बनाएगा एटमी हथियार। मुस्तबा को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। नई लीडरशिप परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकती है, दावा यह भी है। और एक बड़ी बात यह कि ईरान न्यूक्लियर वेपन क्षमता हासिल करना चाहता है। मुस्तबा खामनेई अपने पिता से ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं, ये तो लगातार देखने को मिल ही रहा है। लेकिन अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है? नई सरकार की सैन्य और परमाणु महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। ईरान का स्टैंड क्या है ये भी जान लेते हैं। परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बताता रहा है और ये बड़ा दावा किया जा रहा है इंटेलिजेंस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। पीके श्रीवास्तव सर, ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन
लेकिन ईरान अग्रेसिव रुख तो अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ईरान एटमी हथियार बना सकता है? क्योंकि इस जंग के बीच ईरान को भी ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान हो रहा है, अलग अलग देशों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ईरान के भी वही हैं और अमेरिका के भी वही हैं जो फरवरी में थे। प्रगति, जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान जो है वो शायद अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां वो वेपन्स बना सके। लेकिन जिस तरह की बात अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से आ रही है, ये एक तरीके का एक एनवायरमेंटल इनपुट है। बाकी जो नाटो कंट्री के जो एलाइज हैं, नाटो कंट्रीज वाले, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है। इराक के संदर्भ में आपने देखा था, कहा गया था कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं निकला। तो जब आप किसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं मिलजुल करके, तो कोई न कोई मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो हम इसको मान के चलेंगे, इसको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ बैग फुल ऑफ सॉल्ट, कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, चूंकि अब ट्यूसडे को एक मुलाकात हो रही है नाटो कंट्रीज के साथ, तो ये एक सामने होना चाहिए कि आखिरकार ये हम क्यों करने वाले हैं, क्यों हम ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कर रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जहां तक नाटो एग्रीमेंट का सवाल है, उस एग्रीमेंट में ये एक ज्योग्राफी के लिए है, वो वेस्टर्न ज्योग्राफी के लिए। ये श्रीवास्तव सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट किया है कि एक ठोस वजह चाहिए, और क्या न्यूक्लियर वेपन का ही डर दिखाकर तमाम जो नाटो कंट्रीज है, जो फर्स्ट राउंड में हमने देखा था कि उन्होंने साथ नहीं दिया था, दूर थे, क्या उन सभी को एक साथ लाया जाएगा? एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने चौथे कार्यकाल को लेकर किया है मजाक। कहा, राष्ट्रपति पद के चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं 3 बार चुनाव जीत चुका हूं, अब फिर से चुनाव लड़ूंगा। दूसरा चुनाव धांधली वाला था, ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना होगा, ट्रंप ये भी बोल रहे हैं। इस बयान में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, दावा किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। हालांकि कई मोर्चों पर अमेरिका में घिरते हुए नजर आए हैं वो। हमारे खास मेहमानों का, मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।